आपको एडवांस इकोनॉमिक्स का जो कोर्स करा रहे हैं उसमें समृद्धि और विकास का अर्थशास्त्र की ये दूसरी वीडियो है। इस वाली वीडियो में हम आपको परंपरावादी अर्थशास्त्रियों के आर्थिक विकास के सिद्धांत के बारे में बात करेंगे, जिसमें मेनली आते हैं एडम स्मिथ, रिकार्डो, माल्थस और जे.एस. मिल। इसके अलावा हम सभी का एक साथ कंक्लूजन भी बताएंगे। तो कंक्लूजन दोस्तों इनका बेसिकली यही है कि जो आर्थिक विकास होता है उसका परिणाम वो पूंजी संचयन का परिणाम है, और एक स्टेज तक आते आते जो आर्थिक विकास है उसकी गति रुक जाती है। तो दोस्तों अगर आप ये वीडियो YouTube के माध्यम से देख रहे हो तो हम आपको स्टार्ट करा रहे हैं एडम स्मिथ का आर्थिक विकास सिद्धांत, और एप्लीकेशन के माध्यम से तो आपको सारी की सारी टॉपिक मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर इस टॉपिक के नोट्स आपको चाहिए तो वो आपको हमारे फ्री स्टडी मटेरियल ऑप्शन है एप्लीकेशन में, वहां से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो बच्चों एडम स्मिथ ने देखिए आर्थिक विकास का कोई सिस्टमेटिकल तरीका तो नहीं बताया, लेकिन क्या किस तरीके से उन्होंने आर्थिक विकास की व्याख्या की वो हम पूरी की पूरी वीडियो के माध्यम से समझेंगे। जब हम बात करते हैं आर्थिक विकास की तो पहले हमें समझना पड़ेगा कि आर्थिक विकास क्या होता है। तो जितने भी क्लासिकल अर्थशास्त्री हैं उन्होंने विकास का संबंध उत्पादन में वृद्धि को बताया। उत्पादन में वृद्धि यानी कि उनका यह मानना था कि अगर मान लीजिए अर्थव्यवस्था में उत्पादन में वृद्धि हो रही है तो आर्थिक विकास हो रहा है, और जो आर्थिक विकास है एक सतत प्रक्रिया है। सतत प्रक्रिया, सतत प्रक्रिया का मतलब है धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि आर्थिक विकास इस तरीके से होता है, इस तरीके से आर्थिक विकास नहीं होता, बल्कि उनके हिसाब से आर्थिक विकास किस तरीके से बनता है, इस तरीके से अर्थव्यवस्था फिर इस तरीके से हो जाती है। यानी कि इस स्थिति में पहुंचना ही आर्थिक विकास की स्थिति है। इस स्थिति को ही उन्होंने आर्थिक विकास कहा। आर्थिक विकास इसको हम बोलते हैं स्टेशनरी स्टेट, यानी कि स्थिर अवस्था। तो किस तरीके से अर्थव्यवस्था स्थिर अवस्था में पहुंच सकती है इसके बारे में कोई सिस्टमैटिकल विचार एडम स्मिथ के द्वारा नहीं दिया गया। सिर्फ यह बात कही गई कि जो पूंजी निर्माण है, पूंजी संचयन, उसके कारण हम इस आर्थिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों डिटेल में मैं आपको समझाने वाला हूं एडम स्मिथ के आर्थिक विचार, रिकार्डो नहीं एडम स्मिथ के आर्थिक विचारों के बारे में। तो हम वापस अपने पॉइंट पर आ जाते हैं जहां पर हम आपको एडम स्मिथ के आर्थिक विचार बता रहे थे। तो एडम स्मिथ ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। बहुत पॉपुलर बच्चे बुक है वेल्थ ऑफ नेशन, जिसको कि उन्होंने 1776 में पब्लिश किया था। उसमें उनके आर्थिक विचारों की व्याख्या की है। यानी कि इस बुक में डायरेक्टली आर्थिक विकास की प्रक्रिया के बारे में तो नहीं बताया था, लेकिन आर्थिक विकास के बारे में उनके क्या विचार हैं उसके बारे में अध्ययन उनके इस बुक से काफी कुछ देखने को मिलता है। तो इसलिए सिस्टमेटिकल अर्थशास्त्र की पहली बुक थी, जिसकी वजह से एडम स्मिथ को हम अर्थशास्त्र का जनक भी कहते हैं। तो देखिए कुछ विकास के मूल तत्व हैं। सबसे पहला उन्होंने बताया प्राकृतिक नियम। बच्चों मैं आपको प्राकृतिक नियम के बारे में बता देता हूं। सबसे पहला उन्होंने विकास के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताई, वो है प्राकृतिक नियम। देखिए मैं आपको समझा देता हूं प्राकृतिक नियम क्या है। प्राकृतिक नियम और प्राकृतिक नियम है स्वतंत्रता का, यानी कि उनका यह मानना था कि समाज में सभी व्यक्तियों को स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जो प्रकृति है वो मनुष्य को स्वतंत्रता प्रदान करती है। उनका यह मानना था कि अगर अर्थव्यवस्था में किसी व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तो वह अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए काम करेगा, और जब वो अपने लाभ को अधिकतम करेगा तो समाज का जो लाभ है वो ऑटोमेटिकली अधिकतम हो जाएगा। यानी कि अगर मान लीजिए मैं समाज को लाभ पहुंचाने की कोशिश करता हूं तो एडम स्मिथ का मानना था कि हर इंडिविजुअल व्यक्ति को अपने लिए लाभ करवाना चाहिए, क्योंकि जब वो खुद के लाभ की बात करेगा, और क्योंकि जो मनुष्य है वो सामाजिक प्राणी है, सामाजिक एनिमल है, सोशल एनिमल है, तो उसकी वजह से सोसाइटी को भी लाभ होगा। ऐसा मानना था जो हमारे हैं एडम स्मिथ का। तो एडम स्मिथ की बात करें बच्चों तो उनका यह मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, यानी कि जितना वो चाहे वो काम करे, जो चाहे वो काम करे, जितना सरकार द्वारा उसकी क्रियाओं में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, और सरकार द्वारा हस्तक्षेप करने के वो विरोधी रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने हस्तक्षेप की नीति को बहुत मानने की बात की, यानी कि सरकार को केवल जो अदृश्य हाथ है, अदृश्य हाथ का क्या मतलब है कि डिमांड एंड सप्लाई के जो फोर्सेज हैं
उन्हीं को पर पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था को छोड़ देना चाहिए। सरकार को किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप आर्थिक क्रियाओं में नहीं करना चाहिए। आर्थिक विकास के लिए जरूरी है कि जो समाज हो वो स्वतंत्र हो। उनका ये मानना था कि जो मुक्त बाजार है, हालांकि उन्होंने पूंजीवाद का प्रयोग नहीं किया उस समय में, लेकिन उन्होंने कहा कि जो मुक्त बाजार है, जो स्वतंत्र बाजार है, वहीं आर्थिक विकास हो सकता है। अगर सरकार द्वारा आर्थिक क्रियाओं को नियंत्रित किया जाएगा तो आर्थिक विकास नहीं हो सकता। इसलिए उन्होंने पूरी तरीके से जोर डाला कि किसी भी तरीके से कोशिश की जाए कि सरकार द्वारा आर्थिक क्रियाओं को नियंत्रित ना किया जाए। तो बच्चों ये हमें समझना है। इसके अलावा तीसरा पॉइंट हम आपको यही समझा देते हैं, वो है उत्पादन फलन। देखिए उनका ये मानना था कि उत्पादन के 3 साधन है। पहला जो है वो श्रम है, दूसरा है पूंजी और तीसरा है भूमि। तो इसमें से जो श्रम है वो सबसे महत्वपूर्ण साधन है, उनका ये मानना था। इसके अलावा श्रम विभाजन की बात करें तो उनका ये मानना था कि अगर हमें आर्थिक विकास प्राप्त करना है तो श्रम विभाजन करके ही हम आप कह सकते हो एक तरीके से आर्थिक विकास को प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों श्रम विभाजन तो आपको पता ही होगा, यानी कि श्रम को उनकी कार्य विधियों के आधार पर अलग अलग डिसाइड कर देना। मान लीजिए कोई कपड़ा प्रेस करने का काम करता है, कपड़ा प्रेस करे। जो कपड़ा काटने का काम कर सकता है वो कपड़े का काम करे। यानी कि कपड़े की फैक्ट्री में अगर हम श्रम को डिवाइड कर देंगे कार्य के आधार पर तो इससे श्रम की उत्पादकता में वृद्धि होगी और डेफिनेटली आर्थिक विकास होगा। तो एडम स्मिथ का यह मानना था कि अगर किसी भी देश को आर्थिक विकास करना है तो सबसे पहले वो स्वतंत्र बाजार होना चाहिए, प्राकृतिक नियमों का पालन करना चाहिए। इसके अलावा श्रम विभाजन करके आप आर्थिक विकास, अपनी उत्पादकता को बढ़ा सकते हो। इसके अलावा उन्होंने जो सबसे इंपॉर्टेंट बात की वो है श्रम विभाजन के लाभ। उन्होंने क्या बताया बच्चों, श्रम विभाजन करने से क्या क्या लाभ होंगे। नंबर 1, उत्पादकता में वृद्धि होगी। जैसा कि मैंने आपको बताया, उत्पादकता मतलब होता है पर लेबर प्रोडक्शन, उत्पादन का मतलब होता है टोटल प्रोडक्शन। तो उत्पादकता में वृद्धि होगी जिससे वजह से उत्पादन में वृद्धि होगी, और क्योंकि उत्पादन में वृद्धि होगी इसलिए नए नए आविष्कार करने की प्रेरणा एक उद्यमी को मिलेगी, और साथ ही साथ समय की बचत भी होगी। हालांकि उनका यह मानना था कि जो श्रमिक है उनको हमेशा जीवन निर्वाह स्तर के बराबर ही मजदूरी मिलती है, जीवन निर्वाह स्तर के बराबर ही मजदूरी मिलती है, स्तर के समान मजदूरी। जिस आधार पर एक नियम है श्रम का लौह नियम, आयरन लॉ ऑफ वेजेस। मैं आपको बता देता हूं बच्चों आयरन लॉ ऑफ वेजेस क्या है। आयरन लॉ ऑफ वेजेस के बारे में मैं आप बच्चों को समझा देता हूं। देखिए ये आयरन लॉ ऑफ वेजेस क्या है। जैसे मान लीजिए कि जो हमारा मजदूरी का फंड है, मजदूरी का एक फंड है। मान लीजिए मेरे पास 10,000 रुपए है, मैं मजदूरी पे खर्च करूंगा, और मैंने क्या किया, जो कुल श्रमिकों को काम पे लगाया, कुल श्रमिकों को काम पे लगाया, मान लीजिए वो लगाया मैंने केवल 10 लोगों को, यानी कि पर मजदूर मैं 1000 रुपीज ही पैसा दे रहा हूं। ठीक है जी। अब मान लीजिए कि श्रमिकों की आय बढ़ती है, यानी कि श्रम विभाजन किया, श्रम विभाजन किया। श्रम विभाजन करने से आप देखोगे कि जो हमारी कुल आय है उसमें वृद्धि हुई, और इसकी वजह से जो फंड हो गया वो 12,000 रुपए हो गया। जो श्रम का फंड है वो 12,000 रुपए हो गया, यानी कि जो टोटल हमने फंड बनाया था मजदूरी का वो 12,000 है, और अब 10 मजदूरी काम कर रहे हैं, तो इसका का मतलब ये हुआ कि 1200 रुपए पर लेबर मिलेगा। इसका मतलब अब श्रमिकों का जो जीवन स्तर है, जीवन स्तर सुधरेगा, और इसकी वजह से क्या होगा, जनसंख्या बढ़ेगी, या आप कह सकते हो कार्यबल में वृद्धि होगी। अब धीरे धीरे क्या होगा कि अब टोटल मिलाकर जो श्रम की होगा वो 12 लोग काम करने लग जाएंगे। इसका मतलब अब जो पैसा है वो केवल 1000 रुपए ही मिलेगा है, यानी कि पहले भी 1000 रुपए मिल रहा था, अभी भी 1000 रुपए मिल रहा है, यानी कि श्रमिकों को हमेशा जीवन स्तर के बराबर ही पैसा मिलता है। इसी को आयरन लॉ ऑफ वेज कहते हैं, जो कि बनाया था एडम स्मिथ के द्वारा। यानी कि दीर्घ काल में मजदूरी सदैव जीवन निर्वाह स्तर पर ही बनी रहती है, सदैव जीवन निर्वाह स्तर पर ही बनी रहती है। इसके अलावा उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था पूंजी संचयन का। उनका यह मानना था कि अगर आपको आर्थिक विकास करना है तो आपको बचत करनी पड़ेगी। बचत करने का काम पूंजीपति करता है। श्रमिकों के पास केवल, क्योंकि श्रमिक ऑलरेडी इतना पैसा कमा रहे हैं कि वो जीवन निर्वाह के स्तर के बराबर है, तो श्रमिक तो बचत कर ही नहीं सकता। बचत करने का जो काम है वो पूंजीपति करता है, इसलिए जो आप कह सकते हैं पूंजी संचय का काम भी पूंजीपति ही करेगा। यानी कि जो आर्थिक विकास है वो निवेश पर निर्भर करता है, निवेश बचत पर निर्भर करती है, और बचत जो है वो पूंजी निर्माण की, वो आर्थिक विकास की कुंजी है आप कह सकते हो। यानी कि बचत का उन्होंने बताया बहुत जरूरी है बचत का होना।
विकास के एजेंट की बात करें तो कृषक, उत्पादक और व्यापारियों को उन्होंने विकास का एजेंट बताया। उनका यह मानना था कि कृषि का विकास होने पर ही निर्माण कार्यों का विकास होगा, यानी और व्यापार में वृद्धि होगी, यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हो कि वो संतुलित विकास की बात यहां पे कर रहे हैं। अब जो विकास की प्रक्रिया किस तरीके से होती है वो मैं आपको जरूर समझाने की कोशिश करूंगा, और किस तरीके से उन्होंने विकास की प्रक्रिया को बताया वो आप एक बार जरूर समझिएगा। सबसे पहले देखिए, एडम स्मिथ ने आर्थिक विकास को बताया संचयी रूप में। उनका यह मानना था कि अगर मान लीजिए प्रभावी मांग में वृद्धि होती है, प्रभावी मांग में वृद्धि होने से श्रम विभाजन बढ़ेगा। देखिए यहां से हम शुरू कर रहे हैं और एक झटका सा आएगा, धीरे धीरे आएगा लेकिन ये, और अर्थव्यवस्था गतिहीनता की स्थिति में पहुंच जाएगी। सबसे पहले उन्होंने बताया कि जब प्रभावी मांग बढ़ती है, मान लीजिए प्रभावी मांग बढ़ी, यानी कि मांग में वृद्धि हो गई बच्चों। जब मांग में वृद्धि हो गई तो डेफिनेटली उत्पादन बढ़ाने के लिए आप क्या करोगे, उत्पादन में वृद्धि होगी, और इसके लिए आप क्या करोगे, श्रम विभाजन करोगे। श्रम विभाजन यानी कि आप श्रम को उनकी कार्यकुशलता के आधार पर डिवाइड करोगे। जब श्रम का विभाजन होगा तो ऊंचा उत्पादन होगा, आय बढ़ेगी, लाभ बढ़ेगा, और लाभ बढ़ने के साथ साथ जनसंख्या बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी, और धीरे धीरे करके अर्थव्यवस्था समृद्धि की ओर पहुंच जाएगी। यानी कि समृद्धि लाने के लिए प्रभावी मांग में वृद्धि करना आवश्यक है। लेकिन इसके बाद क्या होगा, संचय निवेश बढ़ेगा, पूंजी संचयन होगा, उत्पादन बढ़ेगा, आय बढ़ेगी, लाभ बढ़ेगी, और धीरे धीरे अर्थव्यवस्था समृद्धि की ओर पहुंच जाएगी। यानी कि समृद्धि की ओर क्यों पहुंची, क्योंकि प्रभावी मांग बढ़ी, उत्पादन बढ़ा, श्रम विभाजन बढ़ा। मेन जो आर्थिक विकास हुआ है वो श्रम विभाजन की वजह से हुआ है, क्योंकि श्रम विभाजन जब होगा तो आय बढ़ेगी, फिर से आय बढ़ेगी तो जनसंख्या बढ़ेगी, जनसंख्या बढ़ेगी तो मांग बढ़ेगी, और धीरे धीरे करके जो लाभ है वो बढ़ना शुरू हो जाएंगे। लेकिन धीरे धीरे क्या होगा बच्चों, वो भी समझना है कि श्रम के बीच धीरे धीरे प्रतियोगिता बढ़ेगी। देखिए जैसे हमने आपको बताया, श्रम के बीच धीरे धीरे प्रतियोगिता बढ़ेगी, जिससे मजदूरी फिर से जीवन निर्वाह स्तर पर आ जाएगी, जनसंख्या में कमी आएगी, साथ ही साथ उद्यमियों के बीच लाभ बढ़ाने के लिए प्रतियोगिता बढ़ेगी, और धीरे धीरे जो लाभ है उसमें कमी देखने को मिलेगी, क्योंकि उद्यमियों में प्रतियोगिता हुई है, और अर्थव्यवस्था धीरे धीरे गतिहीनता की तरफ आ जाएगी। बच्चों मैं एक बार आपको फिर से समझाने की कोशिश करूंगा, अगर आपको मेरी बात अच्छी तरीके से समझ में आ जाए तो। देखिए सबसे पहले अर्थव्यवस्था इस स्थिति में फंसी हुई है यहां पे। अब यहां से समृद्धि कैसे आई, पहले हम वो समझते हैं। समृद्धि कैसे आई, समृद्धि आई कुल मांग में वृद्धि से, प्रभावी मांग में वृद्धि से। प्रभावी मांग बढ़ी, इसलिए फर्मों ने क्या किया, अपनी उत्पादकता को बढ़ाने के लिए श्रम का विभाजन कर दिया। श्रम विभाजन करने से आय बढ़ी, उत्पादन बढ़ा, जनसंख्या बढ़ी, मांग बढ़ी, लाभ बढ़ा, लाभ पुनः निवेश कर दिया गया, और यह प्रक्रिया धीरे धीरे समृद्धि की ओर ले गई। लेकिन एक बार समृद्धि में पहुंचने के बाद धीरे धीरे क्या होगा, जनसंख्या बढ़ना लगातार जारी रहेगा, इससे श्रमिकों की मजदूरी बढ़ेगी, लाभों में गिरावट आएगी। लाभ गिरने से जो धीरे धीरे अर्थव्यवस्था है वो इस गतिहीनता की तरफ आ जाएगी, जिसको उन्होंने स्थिर अवस्था कहा। तो बच्चों ये है पूरी की पूरी थ्योरी जो हमने आपको एडम स्मिथ की बताई है। एडम स्मिथ की जो थ्योरी है वो मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गई होगी। हालांकि हम इस सिद्धांत की आलोचना भी कर सकते हैं, जैसे इसमें मध्यम वर्गीय लोगों की उपेक्षा की गई है। इसमें केवल दो ही वर्ग माने, एक श्रमिक और दूसरा पूंजीपति। श्रमिक को केवल मजदूरी मिलती है उसके जीवन निर्वाह स्तर के बराबर, जिसे वो खर्च कर देता है, और पूंजीपति अपने लाभों को पुनः निवेश कर करके दोबारा से लाभ कमाते हैं। यानी कि जो तो ये उन्होंने की ये मान्यता है बच्चों, जो कि गलत है। इसके अलावा साहसी की अवहेलना की गई है। इन्होंने यह माना है कि एक बार जो निवेश होगा वही किया जाएगा, लेकिन वास्तविक जीवन में आप देखोगे तो साहसी का काम है लगातार मांग में परिवर्तन करते रहना, लगातार नए नए इनोवेशन करते रहना। इसके अलावा स्थिर जो अवस्था है उसकी अवधारणा गलत है। वास्तविक जीवन में देखोगे तो कोई भी अर्थव्यवस्था रिजिड नहीं होती है, धीरे धीरे विकास की जो प्रक्रिया है वो लगातार ऊपर की तरफ चलती रहती है। पूर्ण प्रतियोगिता की बच्चों मान्यता गलत है, जिस तरीके की उन्होंने मान्यता है। इसके अलावा बचत का एक पक्षीय आधार माना गया है, यानी कि बचत जो है वो आय का वो भाग जो खर्च नहीं किया जाता वो बचत के रूप में उपलब्ध है, लेकिन बचत ज्यादा करने से क्या इंपैक्ट पड़ेगा उसके बारे में कहीं पे भी बात नहीं की गई है। सार्वजनिक क्षेत्र का अवहेलना की गई है, जबकि आप देखोगे वर्तमान जीवन में तो सरकारी क्षेत्र की भी बहुत भूमिका है। और साथ ही साथ केवल पूंजी पूर्ति सिद्धांत है, यानी कि मांग पक्ष पे कोई ध्यान इस सिद्धांत में नहीं दिया गया। तो बच्चों ये तो पूरा का पूरा टॉपिक है जो कि रिकार्डो के एडम स्मिथ का था।
एडम स्मिथ का जो बेसिकली सिद्धांत है वो बताता है कि एक बार अर्थव्यवस्था इस तरीके से अर्थव्यवस्था जो है वो विकास की प्रक्रिया की ओर आएगी और श्रम विभाजन जो है, श्रम विभाजन और पूंजी संचयन इसकी वजह है, कारण है इस समृद्धि का। और साथ ही साथ जब लाभ की दरों में कमी आती है तो ये स्थिर अवस्था को प्राप्त कर लेता है। तो बच्चों ये है पूरा का पूरा टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूं आपको कंसेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा।